कल शुरू किया गया था आप लोगों का उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007। कुछ सामान्य बातें बताई गई थी कल और जो कल पढ़ाया गया था उसका वीडियो आज भेज दिया जाएगा। उन सामान्य बातों को 2-3 मिनट दोहरा लिया जाए और एक दो सामान्य बातें छूटी भी थी उसको आपका बता भी दिया जाए। और निश्चित रूप से इन सामान्य बातों से आपका एक या दो क्वेश्चन बनने के पूरे चांस रहते हैं। इसको समझना कम है और रटना ज़्यादा है सामान्य बातें। पहली हम बात बताए थे सामान्य बातें कि जो पुलिस व्यवस्था है यानी कि अपराध और पुलिस प्रशासन ये राज्यों का विषय है। तो पहला क्वेश्चन ये आपका बनता है कि पुलिस प्रशासन के बारे में किस शेड्यूल संविधान के किस सूची में प्रावधान किया गया है। तो आपका जब सूची ही केवल नहीं बल्कि आपका प्रविष्टि संख्या या इस समय एंट्री नंबर तक पूछा जा रहा है। तो आपका जवाब होगा कि पुलिस अपराध और पुलिस प्रशासन के बारे में संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची के एंट्री नंबर यानी कि प्रविष्टि संख्या 2 में प्रावधान किया गया है 2। दूसरा आपको बताया गया था कि इस कानून का एक्ट नंबर क्या है समझाया गया, ये याद करके जाइए 1 है। राज्यपाल ने किस तारीख को अपनी एसेंट या अनुमति प्रदान की, तो 2 जनवरी 2008 को। किस तारीख को यह कानून प्रकाशित हुआ, तो 4 जनवरी 2008 को। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यह कानून किस तारीख से प्रारंभ हुआ, किस तारीख से लागू हुआ, वह डेट पूछी जा सकती है 19 मार्च 2008 को। फिर आपका कुल अध्याय इस समय पूछा जा रहा है, कुल अध्याय 11 है, कुल सेक्शन 88 है। अब उत्तराखंड एक नया मॉडल भी अब बनाना शुरू किया है और बिहार भी उसी तर्ज पर बना रहा है। वह ये बना रहा है कि कौन सा अध्याय सबसे बड़ा है और कौन सा अध्याय सबसे छोटा। तो उसको लिख लीजिए, कल नहीं बताया गया था। पुलिस अधिनियम का अध्याय 2, पुलिस अधिनियम का अध्याय 2 सबसे बड़ा अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय है जिसमें धारा 3 से लेकर 18 तक प्रावधान है, 3 से लेकर 18 तक। अगला लिखिए, पुलिस अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय यानी कि स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। लिखिए, पुलिस अधिनियम का सबसे छोटा अध्याय 7 है, 7, जिसमें केवल एक धारा 62 है, जिसमें एक धारा केवल एक धारा है 62। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आइए, अब एक इतिहास हमें देखना है, अब लिखना बंद कर देना है। अब जब आएगा लिखवाने की बारी तो लिखवाया जाएगा, लेकिन अब एक इतिहास देखना है और इस कानून का निर्माण कराना है। एक क्वेश्चन और हमने बताया था, वो भी हम बता दें तब शुरू किया जाए। आर्टिकल 200 के तहत यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल ने 2 जनवरी 2008 को इस विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान की। ये मैं कल बता चुका हूँ।
आइए इतिहास देखा जाए कानून का। देखिए, अंग्रेजों के आने के पश्चात भारत में अंग्रेजों ने ये सोचा कि पुलिस प्रणाली, या कह सकते हैं कि पुलिस के बारे में जो प्रावधान है, यानी कि पुलिस प्रणाली को स्थापित किया जाए। इसके लिए जो अंग्रेज थे वह अपना काम करना शुरू किए। और अंग्रेजों ने क्या काम किया ये हमें देखना है। देखिए, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम 1861 में, यानी कि 1861 में पूरे भारत के लिए एक पुलिस अधिनियम बनाया, जिसका नाम है पुलिस अधिनियम 1861। और इस पुलिस अधिनियम पर 22 मार्च 1861 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने अपनी अनुमति प्रदान की। और 22 मार्च 1861 को ही ये कानून भारत में लागू भी हो गया, जिसमें कि टोटल 47 धाराएं थी। यानी कि कुल मिलाकर अंग्रेज कानून बनाकर चले गए और आपका लागू भी हो गया भारत में ये कानून। अब यहाँ पॉइंट ये पकड़ना है कि हमारे संविधान में तो पुलिस जो प्रशासन है वह स्टेट या राज्य का विषय है, और अंग्रेजों ने इस पर, यानी कि केंद्र ने इस पर कानून बना दिया था। अतः केंद्र ने राज्यों पर यह कानून थोपा नहीं। ये हुआ कि राज्य चाहें तो इस कानून को लागू करें, या तो पूरी तरह से लागू करें या कुछ अंश लागू करें, और राज्य चाहें तो इस कानून को अच्छे ढंग से इन्फोर्स करने के लिए, प्रवर्तित करने के लिए नियम या रूल या विनियम, यानी कि रेगुलेशन बना सकते हैं। ये राज्यों पर छोड़ दिया गया। ये कानून तमाम राज्यों में पुलिस प्रशासन के लिए चलता रहा। क्योंकि अंग्रेज ये कानून बनाए थे, तो अंग्रेज जब कानून ये बनाए तो अपने हिसाब से बनाए थे, और इनका मुख्य उद्देश्य था कि समाज में दंगा बलवा और विधि व्यवस्था जो डिस्टर्ब करे उसको कुचल दिया जाए। फिर आपका ये मुख्य उद्देश्य था कि कुचल दिया जाए। तत्पश्चात भारत आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है। स्वतंत्रता के पश्चात हम अपना संविधान बनाते हैं, और संविधान में लोगों के फंडामेंटल राइट इत्यादि दिए जाते हैं संविधान के भाग 3 में। भारत में जो स्टेट की फिलॉसफी थी या राज्य का दर्शन था, उसमें भी परिवर्तन आया। अंग्रेजों के समय राज्य एक पुलिस राज्य था, और तत्पश्चात आपका स्वतंत्रता के पश्चात ये जो पुलिस राज्य था ये वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस राज्य का मतलब होता है ऐसा शासन जिसमें कि आपका केवल और केवल ये मायने रखता है कि हमारी सत्ता बनी रहे और विधि व्यवस्था बनी रहे। लोगों के कल्याण या विकास से ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो इस राज्य को हम क्या कहते हैं? पुलिस स्टेट या पुलिस राज्य। और जहाँ राज्य जनता की भलाई के लिए कार्य करता है, ऐसी दशा में उस राज्य को हम वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य या जन कल्याणकारी राज्य कहते हैं। और भारत में भारतीय संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं वह शुद्ध रूप से
वेलफेयर स्टेट की ओर इशारा करते हैं और राज्य का क्या क्या जनता के हित के लिए राज्य कार्य करेगा, ये स्पष्ट रूप से बताया गया है। चूंकि स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक वेलफेयर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, अतः पुलिस के कार्यों में भी बदलाव लाना जरूरी हो गया और जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित पुलिस व्यवस्था थी, ये मांग की जाने लगी कि इस व्यवस्था में बदलाव किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में देखा गया था कि कहावत भी कही जाती है कि पुलिस के डंडे के बल पर भूत नाचता है। तो अंग्रेजों के समय में ये देखा गया था कि पुलिस किसी व्यक्ति को पकड़ती थी और उसके मानवाधिकार को रौंद देती थी, यानी कि मानवाधिकार गया ठेंगे पर, यानी कि तेल लेने गया मानवाधिकार, उसका कोई मतलब ही नहीं रहा मानवाधिकार का, और खूब टार्चर पुलिस करती थी। एक कहानी भी प्रसिद्ध है आपका, वो भी बता दिया जाए। शुरुआती दौर में एक कहानी कही जाती है कि एक अपराध हुआ और पुलिस ने एक बंदर को पकड़ कर लाया और लगी बंदर को मारने उल्टा लटका के, और पुलिस ये कह रही थी कि तुम केवल इतना काम करो कि तुम अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार कर लो, यानी कि बंदर से क्या करा रही थी पुलिस? अपराध स्वीकार। ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार राज्यों को ये सलाह दी गई, डायरेक्शन दिया गया, चूंकि आदेश दे नहीं सकता, परमादेश कानून बनाने का दे नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, हाँ डायरेक्शन दे सकता है। ये बिहार में भी पूछा गया था जे में कि किसके लिए मैंडमस या परमादेश जारी नहीं हो सकता, तो कानून बनाने के लिए नहीं। तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि अब भारत बदल गया है, वेलफेयर स्टेट है, अतः राज्य पुलिस को उत्तरदायी बनाए, पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार हो, इसके लिए नया पुलिस अधिनियम राज्य बनाए, ये बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। तो कुछ राज्यों ने नए कानून बना लिए और कुछ राज्य वहीं अंग्रेजों के ज़माने जो 1861 में कानून बना उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। अब राज्य जैसे उत्तराखंड है, तो 2007 में अपना नया कानून बना लिया, लेकिन यूपी अभी भी पीछे रह गया और उत्तर प्रदेश में आपका अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था 1861 में, आज भी वही लागू है। यानी कि उत्तराखंड अपना कानून अलग बना लिया, लेकिन यूपी ने आज तक अपना कानून नहीं बनाया। अब अगला पॉइंट हमें ये देखना है, दो पॉइंट अब देखने हैं कंपटीशन की दृष्टि से। देखिए, कहावत ये कही जाती है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही विषय पर एक ही समय दो कानून नहीं चल सकते, दो कानून रन नहीं कर सकते। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 19 मार्च 2008 के पूर्व उत्तराखंड में पुलिस अधिनियम 1861 लागू था, तो जब तक कि पुराना कानून निरसित न कर दिया जाए, तब तक नया पुलिस एक्ट कैसे लागू किया जाएगा। अतः लास्ट में जो सेक्शन रहता है किसी कानून का, चाहे एक पहले या एकदम लास्ट वाला, उस सेक्शन द्वारा ये काम किया जाता है कि उस विषय पर जो पुराना कानून रहता है उसको रिपील किया जाता है, समाप्त किया जाता है, निरसित किया जाता है और नए कानून को लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसको थोड़ा कोरिलेट कर लिया जाए और तब
उत्तराखंड पुलिस एक्ट का वह सेक्शन बताया जाए जहां पुराना कानून रिपील कराया जाए और 2007 का कानून क्या किया जाए उत्तराखंड में लागू। देखिए आपका इसको थोड़ा दो तीन एंगल से देखना है। आपका एक तो ये जो सिद्धांत है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये आपका ये पिछली बार बिहार जे के इंटरव्यू में बना था कि साक्ष्य अधिनियम की किस धारा का सिद्धांत है, तो ये 11 का है। 11 का है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब कानून पर आ जाइए। पहले हम सीआरपीसी बताते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे और फिर सीपीसी बताएंगे। सीआरपीसी जब बनी थी, आपका भारत आज़ाद हो गया तो पुरानी सीआरपीसी 1898 वाली भारत में लागू थी। 1973 में नई सीआरपीसी हमारी संसद ने बनाया, तो फिर वही बात आई कि क्या दो सीआरपीसी एक साथ चलेगी? नहीं। तो जो पुरानी सीआरपीसी है उसको समाप्त किया जाएगा। तो जो लास्ट सेक्शन है सीआरपीसी का, यानी कि 484वां सेक्शन 484, उसके द्वारा पुरानी सीआरपीसी को रिपील किया गया है और तब हमारी नई सीआरपीसी लागू की गई है। सेम नियम आपका संविधान में भी चलेगा। जो लास्ट आर्टिकल है, अभी बिहार जे में पूछा भी गया था, आर्टिकल 395, उसके द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को रिपील किया गया है और तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? लागू। सेम उसी प्रकार आपका पुलिस एक्ट में आ जाइए। उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 86 द्वारा आपका पुलिस अधिनियम 1861 को रिपील किया गया है, समाप्त किया गया है, क्योंकि जब वो समाप्त होगा तभी नया कानून क्या होगा? लागू। लिखिए इसको भाई, लिखिए। सेक्शन 86 के तहत, सेक्शन 86 के तहत पुलिस अधिनियम 1861 को, सेक्शन 86 के तहत पुलिस अधिनियम 1861 को निरसित किया गया है। निरसित किया गया है। अब आइए आपका अगला सिद्धांत या नियम देखा जाए लास्ट में, तब आगे सेक्स मैंने आपका उद्देश्य का इत्यादि से शुरू किया जाए। देखिए अगला जो नियम आपको देखना है वह लास्ट सेक्शन से देखना है और लास्ट सेक्शन 88 है। जब भी आप सेक्शन 88 पढ़ेंगे आपका दो तीन नियम पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक तो सर हेनरी अष्टम खंड, ये बिहार में पूछा गया है। सर हेनरी अष्टम खंड होता क्या है? फिर इंटरव्यू में ये पूछा गया और प्रशासनिक विधि में एडिला में आता है कि सर हेनरी अष्टम खंड का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के आपका किस आर्टिकल में है? तो 392। और ये जो सिद्धांत है ये उत्तराखंड पुलिस एक्ट की धारा 88 में समाहित है। आइए सर हेनरी अष्टम खंड होता क्या है इसको देखा जाए, फिर आपका हम संविधान बता रहे हैं और तब आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 88 पर आएंगे जो लास्ट धारा है।
देखिए, सर हेनरी अष्टम इंग्लैंड का सम्राट था, ये याद रखिए। इंग्लैंड का क्या था? राजा था। तो एक नियम याद रखिए, नियम ये याद रखना है कि कानून बनाना, सरकार के तीन पार्ट होते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर कर दीजिए, शक्ति पृथक्करण करिए। तो सरकार के तीन अंग हैं गवर्नमेंट के। एक आपका लेजिस्लेचर, विधायिका। विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का कार्य है विधि को इन्फोर्स करना, लागू करना। और तीसरा जुडिशरी, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम है विधि की व्याख्या करना और विधियों के अनुसार आपका निर्णय देना, विधि के अनुसार। ये इसे ही आपका सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहा जाता है। अब आगे इसके बढ़िए। जो अब सामान्यतः कानून बनाने का हक लेजिस्लेचर या विधायिका को है, यानी कि भारत में आपका संसद हो गई केंद्र स्तर पर, और राज्य में राज्य विधानमंडल। लेकिन जो सर हेनरी अष्टम क्या था कि सर हेनरी अष्टम संसद द्वारा कानून बनवा ही नहीं रहा था, और कार्यपालिका को कानून बनाने, उसे लागू करने और उसमें संशोधन करने की शक्ति दे दिया। यानी कि जो विधायिका का कार्य था, ये सर हेनरी अष्टम अष्टम ने किसको दे दिया? कार्यपालिका को। और यही चीज हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ देखना है? 392 में। और आपका पुलिस एक्ट में देखना है 88 में। देखिए संविधान में क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 392 ये बताता है कि जब तक कि आपका लोकसभा का प्रथम गठन न हो जाए, यानी कि जब तक कि संसद की प्रथम बैठक न हो, यदि संविधान को लागू करने में कोई समस्या आती है, तो भारत का राष्ट्रपति, यानी कि जो कार्यपालिका का हेड है, वह संविधान में परिवर्तन कर सकता है। अब समस्या ये है कि भाई कानून बनाना और परिवर्तन करना तो विधायिका का कार्य है, लेकिन हमारा संविधान जब तक संसद की फर्स्ट बैठक न हो जाए, तब तक के लिए यह कार्य किसको सौंप देता है? भारत के राष्ट्रपति को। अतः इस अनुच्छेद में ही कौन सा सिद्धांत समाहित हो गया? सर हेनरी अष्टम खंड का सिद्धांत। यही बात आपका उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 88 में है। अब यहाँ समय लगाया गया है, बैठक नहीं। और वह समय हो सकता है, पूछ ले, आपका 3 वर्ष है। देखिए इसको अच्छे से। जो लास्ट सेक्शन 88 है, वह ये बताता है कि यदि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 को लागू करने में कोई समस्या आती है, तो जो राज्य सरकार है, विधायिका नहीं, विधानमंडल नहीं, कौन? राज्य सरकार, कानून में कुछ बदलाव करके कानून में कुछ बदलाव कर सकती हैं। लेकिन बदलाव करने के बाद उसे जितना जल्दी हो सके विधानसभा में रखा जाएगा। लेकिन बदलाव तो कार्यपालिका ने ही कर दिया, विधानसभा में तो कब रखा जाएगा? बाद में। लेकिन लंबे समय तक ये पावर नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तो विधायिका की शक्तियों का किसके द्वारा हड़पना हो जाएगा? कार्यपालिका। अतः 3 वर्ष का समय दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 19 मार्च 2008 से
अगले 3 वर्ष के अंदर, माने अब ये लागू नहीं है। यदि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 को लागू करने में कोई समस्या आती है तो राज्य सरकार यानी कि कार्यपालिका को हक था, अधिकार है कि वह उस कानून में कुछ बदलाव कर ले और क्या करे, कानून को लागू करे। लेकिन ये केवल कितने साल के लिए था? 3 साल के लिए। अतः चूंकि ये विधायिका का शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी गई है, अतः इस नियम को हम सर हेनरी अष्टम खंड कहेंगे, क्योंकि उसी नियम से ये क्या है, प्रेरित। इसको लिखिए भाई, आपका सेक्शन लिखिए 88, सेक्शन डालिए 88, हेडिंग डालिए कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। लिखिए इसमें, यदि इस अधिनियम को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तब राज्य सरकार 3 वर्ष तक, अंडरलाइन कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ ले, 3 ईयर, 3 वर्ष तक इस कानून में संशोधन करके इसे लागू कर सकती हैं। अनंत काल के लिए नहीं दिया गया, कितने दिनों के लिए? 3 वर्ष के लिए लागू कर सकती हैं। अब आपका ये जो एक इतिहास था बताया गया। अब शुरुआती दौर में कानून शुरू करने से पहले एक बार पुलिस का अर्थ बता दिया जाता है कि जो पुलिस का अर्थ लगाया जाता है उसका मतलब क्या हुआ, तब कानून। जो ये इंग्लिश वर्जन है, यानी कि जो ये पुलिस शब्द लिखा गया है इंग्लिश में, आपका उसी का अर्थ देखा जाता है। देखिए आपका POLICE, ये जो पुलिस शब्द है इसका अर्थ भी हम निकालेंगे और इसका अनर्थ भी निकालेंगे। यानी कि हर एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ज़्यादातर लोग पुलिस को नकारात्मक नज़रिए से ही देखते हैं, सकारात्मक नज़रिए से कोई नहीं देखता। और जाकर देखिए, आपका थानों पर मानवाधिकार का संरक्षण का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहेगा, यानी लेकिन अंदर जाएंगे तो रोज मानवाधिकार का वायलेशन ही होता है। यानी कि कहा जाए कि मानवाधिकार का बलात्कार ही थाने में होता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन बाहर पूरा बोर्ड लगा है कि थाने में मानवाधिकार का क्या होगा, संरक्षण। तो हम भी इसको दो एंगल से बताएंगे। आपका एक पुलिस का अर्थ पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अब ये है कि भाई आपका जिसकी जो भावना रहती है उस भावना से उस अर्थ को लेता है। तो इसमें आइए, जो पी का मतलब है पोलाइट, पोलाइट यानी कि विनम्र होना। पी का मतलब क्या है यहाँ, पोलाइट, पोलाइट यानी कि विनम्र होना। लेकिन जाकर इसका उल्टा अर्थ भी लगाते हैं लोग कि पुलिस वाले विनम्र कहाँ होते हैं, कठोर ही होते हैं। जाइए थाने पर
तो गाली से ही बात करेंगे। आपका कभी जाइए रात उत में कहीं कोतवाली में, तो थानेदार साहब 2 बूंद लेकर, ज़्यादातर थानेदार रात में 2 बूंद लेते हैं और आपका कुर्सी पर बैठकर, और फिर आपका कह सकते हैं मेज पर पैर फेंके रहेंगे, और पहुंच जाइए 1-2 बजे रात में, तो पहला जो उनका वाक्य होगा गाली ही होगी। आपका क्या आपकी समस्या है ये नहीं पूछा जाएगा, और पहले प्रयास किया जाए कि ये थाने से क्या हो भग जाए, रात में नींद में क्या डाल रहा है खलल। तो आपका वास्तव में पुलिस का पहला शब्द पी है, विनम्र है, पोलाइट है, लेकिन इसका उल्टा भी जानना है, क्रूर, पोलाइट नहीं। दूसरा देखिए भाई, ओ ओ मने आबिडेंट, आबिडेंट मने आज्ञाकारी, यानी कि पुलिस आज्ञाकारी होती है। आज्ञाकारी मतलब ये हुआ कि कानून का पालन करे, लेकिन आप देखेंगे तो रोज कानून का क्या होता रहता है, वायलेशन। 4 दिन से पकड़कर मुजरिम को रखे हैं और आपका सदोष परिरोध का अपराध हुआ और कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपका, लेकिन ओ का मतलब क्या हुआ, एविडेंट यानी कि आज्ञाकारी। तीसरा देखिए एल, एल का मतलब हुआ लीनियंट, लीनियंट का मतलब लिबरल, लिबरल, लिबरल मतलब उदार, उदार का मतलब ये हुआ आपका लिबरल यानी कि मुलायम कह सकते हैं। उदार का मतलब हम क्या कह सकते हैं, मुलायम। आपका नेताजी वाला मुलायम न समझ लीजिएगा, ये मुलायम का मतलब कि उदार, उदार मतलब कि सबको प्रेम से आपका क्या करना, बातें करना, सबको प्रेम से बोलना। लेकिन आप जाइए तो सीधे इसके उल्टा होता है, और पुलिस हमेशा क्या करती है, प्रेम से नहीं, आपका गाली देकर ही बोलेगी। एक समस्या ये भी आती है, आगे बताया जाएगा। जो देखिए एक गाली का स्तर होता है, मुख्यमंत्री डीजीपी को बुलाकर गाली देंगे अकेले में, डीजीपी नीचे वाले को देगा एसपी को, एसपी दरोगा को, दरोगा पुलिस वालों को, और पुलिस वाले आम जनता को देंगे। और पुलिस वाले हैबिचुअल हो जाते हैं, तो कभी उनके घर में देखिए 90% जो पुलिस वाले हैं अपने माने अपने घर में भी वही गाली देना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि वो आदत बन जाती है, और बच्चे भी वही गाली देंगे। तो भाई वो तो अलग बात है कि एक सिस्टम बना है, अब कैसे इस सिस्टम को तोड़ा जाए ये किसी के बस की बात अभी नहीं दिख रही है। आइए, एल के बाद आपका आई, आई मने इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मने बुद्धिमान, यानी कि पुलिस इंटेलिजेंट मने बुद्धिमान, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस का मतलब कि बुद्धिमान होना। तो आपका वास्तव में इंटेलिजेंट होना भी चाहिए पुलिस को, क्योंकि अपराधियों को पकड़ना है, और जब तक अपराधियों से तेज दिमाग पुलिस का नहीं होगा, तब तक कहाँ से अपराध कम होंगे और कैसे अपराधियों को पकड़ा जाएगा। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी मैं बता रहा हूँ हर एक शब्द का, लेकिन वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है कि जो सरकारें आती हैं अपने जाति बिरादर और धर्म के लोगों को ही आपका थानेदार बनाती हैं, जो जिस पर इन्वेस्टिगेशन का मुख्य भार होता है। जैसे मायावती जी आई तो 60% लोग उनके बने, अखिलेश जी आए तो 60% लोग उनके बने दरोगा यानी कि थानेदार, और योगी जी आए हैं तो भले ही 55% हो, लेकिन 50% से रेशियो क्या है, ज़्यादा। लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाया। आपका अखिलेश जी के समय, मायावती जी के समय तमाम विपक्षी हमेशा आवाज़ उठाते थे। इस समय सब क्या हैं, शांत। इसलिए शांत हैं कि भय का माहौल ज़्यादा है,
कब कौन ठोक दिया जाए कोई भरोसा नहीं है। आगे देखिए भाई, आई के बाद सी। सी देखिए, सी का मतलब कल्चर्ड। कल्चर्ड का मतलब कि सभ्य। सभ्य का मतलब सुसंस्कृत, सभ्य कहा जाता है। तो सभ्य, अब वो तो आप देखेंगे तो पुलिस के हाव भाव और जुबान से ही हमेशा सभ्यता दिखाई देगी, इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ा जाए भाई। अंतिम है ई। ई का मतलब होता है एजुकेटेड, यानी कि सुशिक्षित, यानी कि शिक्षित कहिए। यानी कि भाई पढ़ा लिखा पुलिस वाला होता है तो सही बात है, हाई स्कूल पास हो गया तो पुलिस क्या हो गया, बन गया। यानी कि पप्पू इस बार तो ऐसे ही पास हो गया, तो पुलिस में भर्ती होने के लिए हाई स्कूल पास होना क्या है, आवश्यक। बहुत पढ़ लिया पप्पू, एकदम से क्या हो गया, सुशिक्षित। एक और आपका देखिए, ये तो आपका बताया गया, ये जरूरी था शुरुआती दौर में एक बार बताना, उसके बाद से ये सब कहाँ बताया जाएगा, उसके बाद तो सेक्शन और आपका कहानी किससे नहीं आते ज़्यादा। एक और आपका कहा जाता है, ये जो POLIC है, इसको दूसरी भाषा में भी कहा जाता है। P मने प्रोटेक्शन, O मतलब आप, L मतलब लाइफ, I मतलब इन, और C मतलब आपका सिविल, और E मतलब इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, माने इसका मतलब ये हुआ कि सिविल इस्टेब्लिशमेंट में लाइफ का प्रोटेक्शन, यानी कि जो सभ्य समाज है उसमें जीवन की रक्षा करना। तो ये सही बात है कि सभ्य समाज में आम लोगों के जान माल की रक्षा करने का जो प्राइमरी या प्राथमिक कर्तव्य है वह स्टेट का है। तो मुख्यमंत्री सीधे आकर नहीं करता आपकी रक्षा, कौन करती है, पुलिस। और जहां भी सुरक्षा की मांग करनी रहती है तो आप कहां जाकर करते हैं, पुलिस से। तो ये भी कहा जाता है कि सभ्य समाज में लोगों के जीवन की रक्षा करना, ये पुलिस का क्या है, अर्थ है। तो इस प्रकार आज जो सामान्य बातें जितनी थी पुलिस एक्ट की, वे सारी बातें समाप्त हुई, और अगले टर्न से आपका बेयर एक्ट उठाया जाएगा। धन्यवाद।